तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज दिल्ली में एक टेररिस्ट पकड़ा गया जिसका पाकिस्तान के आईएसआई से लिंक बताया जा रहा है। पाकिस्तानी है और वो पिछले करीब 15 साल से एक स्लीपर एजेंट के रूप में दिल्ली में रह रहा था, स्लीपर सेल के तौर पर। स्लीपर सेल मतलब ऐसे शख्स जिसको कोई ग्रुप भेज देता और कहता जाओ वहीं उसी के माहौल में रच बस जाओ, वहीं एक तरह से अपना आशियाना बनाओ, शादी भी कर लो, नौकरी भी कर लो, और जब ज़रूरत होगी तब तुम्हें बताएंगे क्या काम करना है। तो उसने भी यही किया, बल्कि उसने यहाँ इंडियन पासपोर्ट भी बनाया, आधार कार्ड भी बनाया, पैन कार्ड भी बनाया, और फिर स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने उसको आज गिरफ्तार किया है। कई जगह धमाके करने की साजिश थी। ये एक अपडेट था आज की कहानी में। अब सीधे आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आमतौर पर यह बात बड़ी अजीब लगती है जो आज कहानी का टीज़र है उसको सुनकर, कि किसी शख्स का कत्ल हो और उसे पता ही नहीं चले कि उसका कत्ल हो गया। एक दोस्त के सामने दोस्त का कत्ल हो रहा हो और दोस्त को भी पता ना चले कि उसका कत्ल हो गया है। इसके बाद सुबह पता चले कि उसकी मौत हो गई, और ये मौत आम मौत नहीं बल्कि एक कत्ल है। लेकिन ये कहानी सच है, और ये कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर की। इस कहानी में बहुत सारे कैरेक्टर हैं और इस केस को सुलझाने में पुलिस को भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। देवांशु नाम का एक नौजवान, जिसके कुछ महीने पहले शादी हुई थी, रीवा का रहने वाला था। मध्य प्रदेश में एक जगह है रीवा, और काम के सिलसिले में वो अपना इंदौर आया हुआ था। वो एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता था और अच्छी खासी उसकी ज़िंदगी चल रही थी। और इसी रियल एस्टेट के बिज़नेस के सिलसिले में उसकी एक मीटिंग थी। मीटिंग सक्सेसफुल हो गई, डील हो गया, खुशी की बात थी। इसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ 6 अक्टूबर इसी मंथ एक पार्टी रखी कि डील सक्सेसफुल रहा, सब कुछ अच्छा रहा। तो 6 अक्टूबर की रात एक पार्टी रखी गई, और इस पार्टी में देवांशु के अलावा उसका एक दोस्त जो उसके साथ रूम पार्टनर था वो भी रहता था। चूँकि बिज़नेस के सिलसिले में ये इंदौर शहर में था रहने वाला, रीवा का परिवार रीवा में रहता था। तो ये दोस्त और इसके अलावा इनका एक और दोस्त 6 अक्टूबर की रात ये पार्टी करते हैं। पार्टी देर रात तक चलती है, रात करीब 12 बज जाते हैं। 12 बजे के बाद अब ये तीनों दोस्त घर लौट रहे होते हैं, बाइक पर सवार थे। बट थोड़ी दूर जाने के बाद तीसरे दोस्त का घर पहले पड़ता था, वो घर आ चुका था। तो देवांशु और उसका दोस्त अपने उस तीसरे दोस्त को उसको घर के बाहर ड्रॉप कर देते हैं, और अब दोनों आगे निकल जाते हैं। जब ये आगे निकलते हैं तो वहाँ पे एक सत्य साईं चौराहा है और साथ में एक बॉम्बे हॉस्पिटल फेमस जगह है। तो ये उसी रास्ते पे उसके बीच में पहुँचे ही थे कि रात करीब 12:30 के दरमियान अचानक उन्हें सुनसान सड़क पर एक लड़की दिखाई दी, और लड़की हाथ का इशारा कर उनसे लिफ्ट मांग रही थी। रात का वक्त, 2 दोस्त ऑलरेडी बाइक पर। आजकल हर एक सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत जागरूक भी रहता है कि अनजान लोगों को रात में लिफ्ट नहीं देना चाहिए और कुछ भी हो सकता है। तो देवांशु और उसका दोस्त भी उस अकेली लड़की को देखकर उनके मन में यही सारी शंकाएं थी, शक थी। तो उन्होंने बाइक तो रोकी। लड़की ने कहा कि मुझे आप लिफ्ट दे दें, लेकिन दोनों ने लिफ्ट देने से मना कर दिया। ख़ासतौर पर देवांशु नहीं चाहता था कि वो कोई मुसीबत में पड़े। लेकिन लड़की ज़िद करने लगी कि नहीं, मुझे लिफ्ट दो। अब ये दोनों मना करने लगे। इस दौरान में लड़की शोर करने लगी। जब वो शोर करने लगी तभी अचानक 3 और लोग मौके पे अचानक से आ धमके, और आने के बाद उन्होंने पूछा क्या हुआ। लड़की ने कहा या मुझे लिफ्ट देने। लेकिन थोड़ी देर के बाद देवांशु और उसके दोस्त को पता चल गया कि ये जो 3 अजनबी अचानक आए हैं, ये अचानक नहीं आए, बल्कि ये सारी प्लानिंग है और ये लड़की के ही जानने वाले उसके साथी हैं। उन्होंने कहा दे दो। जब लड़की लिफ्ट मांग रही, उन्होंने मना किया। इस पर उनमें झगड़ा हुआ, कहा सुनी हुई, धक्का मुक्की हुई। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद दिव्यांशु से लिफ्ट नहीं दिया। मारपीट तो हुई, और दिव्यांशु किसी तरह से अपने दोस्त को पीछे बिठाकर वहाँ से निकल पड़ा। क्योंकि झगड़ा भी हुआ था, पिटाई भी हुई थी, लेकिन ये लोग निकल गए। लड़की को लिफ्ट दी नहीं, इन्हें लगा चलो जान बची। अब दोनों घर लौट आते हैं। घर आने के बाद
दिव्यांशु और उसका दोस्त दो अलग अलग बेड पर उसी रूम में जहाँ ये रहते थे कमरे में सो जाते हैं। सुबह होती है। सुबह दिव्यांशु का दोस्त उठता है और देखता है कि अभी तक दिव्यांशु उठा नहीं। वो उसके बेड के करीब जाता है। जब बेड के करीब जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। देखता पूरे बेड पे खून खून, दिव्यांशु के कपड़े पे खून, और दिव्यांशु उठ नहीं रहा है। उसे लगा कि पता नहीं क्या हो गया। उसने शोर मचाया। पड़ोसियों की मदद से दिव्यांशु को फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद पता चला कि दिव्यांशु की तो मौत हो चुकी है और उसकी मौत को कई घंटे बीत चुके हैं। अब इसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस आती है, पुलिस जांच करती है, तफ्तीश करती है, बयान लेती है। तो उस बयान में पूरी कहानी देवांशु का दोस्त ये बताता है कि रात ऐसे ऐसे वो पार्टी से लौट रहे थे और सत्य साई चौराहा और बॉम्बे हॉस्पिटल के बीच करीब 12:30 बजे एक लड़की ने लिफ्ट मांगी। हमने लिफ्ट नहीं दी। उसके बाद उनके साथी आ गए। हमारी कहा सुनी हुई, मारपीट हुई। उन्होंने हमें मारा पीटा भी थोड़ा, और उसके बावजूद हम घर चले आए। सब कुछ ठीक था। देवांशु भी घर आया, बिल्कुल ठीक था। उसके बाद वो बेड पे लेट गया, मैं भी अपने बेड पे लेट गया। हम सो गए और सुबह उठे तो हमने ये देखा। अब मामला पुलिस की नज़र में चूँकि कत्ल का था, तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। अब जांच के दौरान ये था कि उस चौराहे पे वो लड़की कौन थी, उस लड़की को ढूंढना ज़रूरी था। अब पुलिस ने उस लड़की को ढूंढना शुरू किया, लेकिन एक पूरे शहर में एक लड़की को इस तरह से ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था। 1-2 दिन बीतता है। इसी दौरान में एक शख्स दावा करता है कि उस रात जो कुछ हुआ वो वहाँ से गुजर रहा था और उसने अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाया। वो वीडियो पुलिस को हासिल हो जाती है। पुलिस उस वीडियो को देखती है। मोबाइल से शूट किया यह वीडियो रात के अंधेरे में था। रेजोल्यूशन साफ़ नहीं था, तस्वीर साफ़ नहीं थी। उसमें झगड़े की तो आवाज़ आ रही है, ऑडियो भी है, लेकिन चेहरा किसी का साफ दिखाई नहीं दे रहा। उसमें वो लड़की भी दिख रही है, लड़की की कदकाठी हुलिया, उसके 3 दोस्त भी दिख रहे हैं, लेकिन चेहरा पहचाने जाने लायक नहीं है उस वीडियो में किसी का भी। पुलिस को लगा कि इस वीडियो से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई चेहरा तो पहचान में आ नहीं रहा। फिर भी उन्होंने बार बार देखने की कोशिश की, जूम करने की कोशिश की, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की कि चेहरा पहचान लिया जाए, लेकिन नहीं हुआ। इसी दौरान पुलिस को अचानक एहसास हुआ कि इस वीडियो में चेहरा बेशक नहीं है, लेकिन कुछ आवाज़ें आ रही हैं। अब सारी आवाज़ को सुनने की कोशिश की गई। उनमें से एक आवाज़ जो आई, उनमें एक नाम कैद था। एक बार बार कोई लड़का आवाज़ दे रहा और कह रहा है, जोया चल, जोया चल। अब इस नाम से पुलिस को पता चला कि वो जो लड़की है उसका नाम जोया है। अब पहली चीज़, एक चेहरा तो सामने मिला नहीं वीडियो होने के बावजूद, लेकिन नाम सामने था, जोया चल। जोया चल, इसका मतलब है कि जो भी वो लड़की है उसका नाम जोया है। अब पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि वो एक नाम के सहारे उस लड़की तक पहुंचे। पुलिस ने अपनी पूरी टीम लगाई कि जोया को ढूंढा जाए। पुलिस लगातार, अब शहर में एक जोया नाम से आप किसको कहाँ ढूंढेंगे। अब पुलिस ढूंढ रही है जोया को, सिर्फ एक नाम के सहारे, कामयाबी मिल नहीं रही है। इस दौरान में पुलिस ने करीब 200 ऐसी लड़कियों को ढूंढने की कोशिश की जिनका थोड़ा बहुत क्रिमिनल बैकग्राउंड था, क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा, पुलिस स्टेशन उनका आना जाना रहा हो, और उनसे पूछताछ की। उनसे पूछा कि कोई लड़की है जिसको तुम जानती हो जिसका नाम जोया है। 200 लड़कियों को अलग अलग पूछताछ करने के बावजूद पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। इन 200 की 200 लड़कियों ने मना कर दिया कि हम किसी जोया नाम की लड़की को नहीं जानते हैं। पुलिस का मामला, पुलिस की जांच फिर यहीं रुक गई। अब पुलिस ने फिर ये किया कि उस वीडियो में जो लड़की की कदकाठी थी उसके हिसाब से फॉरेंसिक के ज़रिए पता किया इसकी हाइट कितनी है, इसका वेट कितना होगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए पुलिस ने ज़ीरो इन किया कि इस वीडियो में दिख रही लड़की के कदकाठी के हिसाब से ऐसी लड़की को तलाशो। अब इसमें भी कोशिश काफ़ी की गई। 4 लड़कियां मिली जो उस वीडियो में कैद कदकाठी के हिसाब से उनकी भी कदकाठी थी। पुलिस ने इन 4 लड़कियों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वो 4 बेदाग निकली। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ वो मौके पे भी नहीं थी और उनका इन चीज़ों से कोई लेना देना था नहीं। पुलिस के हाथ फिर खाली थे। अब पुलिस शहर में तमाम लड़कियों को ढूंढ रही है, जोया नाम की तलाश कर रही है,
उस कदकाठी के हिसाब से देख रही है, बट कोई फ़ायदा नहीं। और इसकी एक वजह थी। असल में पुलिस जिसे ढूंढ रही थी वो ट्रैक ही गलत था पुलिस का, और इसमें पुलिस की भी गलती नहीं थी क्योंकि पुलिस को सच्चाई मालूम नहीं थी। लेकिन सच्चाई खुलती है। तमाम पूछताछ के दौरान कदकाठी को देखते हुए एक लड़की जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, उसने जब पुलिस ने उसको दिखाया कि ये देखो इस हुलिये की किसी लड़की को तुम जानती हो जिसका नाम जोया है, तो वो बताती कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन ये लड़की नहीं है। तो पुलिस ने पूछा फिर कौन है? तो उसने कहा ये किन्नर है, ट्रांसजेंडर, और ये बिल्कुल इसकी हुलिया सब कुछ मिलती जुलती ऐसी, और वो जो है उसका नाम जोया है, और वो इस तरह से हाईवे पे लोगों को अपना शिकार भी बनाती है, लूटती भी है लिफ्ट के बहाने। उसका ये मोडस ऑपरेंडी है, उसका तरीका है। और फिर उनको यौन शोषण के इल्ज़ाम में कई बार फंसाने की भी कोशिश करती है ताकि उनको ब्लैकमेल करके पैसा लिया जाए। तब पुलिस को पहली बार कामयाबी मिली। अब तक पुलिस इतने दिनों से जिस जोया नाम की लड़की को ढूंढ रही थी, पता चला कि वो लड़की तो है ही नहीं, वो तो एक किन्नर है। और बाकायदा ये भी पता चला कि उसके साथ कई लोग हैं। अब इसी के बाद पुलिस ने जोया किन्नर की तलाश शुरू की। सबसे पहले उसके टीम में शामिल 3 लोगों को पकड़ा। उनके नाम मिले अल्लू, शाहिद नाइट्रा और आलिम। इन तीनों से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि हाँ ये जोया के साथ काम करते हैं। इनकी निशानदेही पे फिर जोया को गिरफ्तार किया गया, जोया को पकड़ा गया। तो जोया ने माना क्योंकि एविडेंस था कि हाँ उस रात वो थी, और देवांशु के साथ उसका झगड़ा हुआ, मारपीट भी हुई। तो फिर पूछा गया कि अच्छा जब रात 12:30 बजे इंसिडेंट हुआ, उसके बाद देवांशु अपने दोस्त के साथ घर गया, घर जाकर सो गया और सुबह उसकी मौत हुई, तो अगर तुम लोगों ने कत्ल किया तो मौत का फासला इतना लंबा क्यों, इतने घंटों बाद कैसे मौत हुई? तो आधे जवाब जोया और उसके साथियों ने दिया, आधा जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे चुका था। जवाब ये था कि जब बहस हुई लिफ्ट लेने के लिए, तो वो लिफ्ट लेना असल में एक बहाना था। जोया ने जब बाइक रोकी तो उसने देखा था देवांशु के गले में एक मोटा सोने का चेन था, और वो ऐसे लोगों को ज़्यादा लूटती थी। तो उसी चेन को लूटने के लिए उसने लिफ्ट का बहाना किया। वो चाहती थी कि बैठे और किसी तरह फिर उनको ब्लैकमेल करे या फिर आगे चल के कहीं पे उनको लूट ले। साथ ही उसके ऑलरेडी सड़क किनारे थे, लेकिन देवांशु ने उनको मौका ही नहीं दिया, लिफ्ट ही नहीं दिया। तो इसी में उसके दोस्त आ गए। ये सब तरीका था उनके काम करने का। और उस चेन को लेने के लिए भी उन दोस्तों ने कहा सुनी की, पहले झगड़े की, नौटंकी की। और इस दौरान में जो ये लोग थे इनके पास छोटा सा चाकू होता था, बहुत ही छोटा। तो ऐसा लगता था जैसे आप हाथ से मारपीट कर रहे हैं, किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, घूसा मार रहे हैं, लेकिन वो मुट्ठी में उस छोटे से चाकू को पकड़े होते थे, जिसका बड़ा छोटा सा नुकीला वो बाहर होता था। और उस धक्का मुक्की और मारपीट के दौरान उस छोटे चाकू से कई बार उन्होंने देवांशु के जिस्म पे कर दिए। अब वो इतना बारीक वार था कि दिव्यांशु को पता ही नहीं चला। चाकू के जख्म इतने हल्के और मामूली थे कि उसे लगा ही नहीं उससे कोई, और दूसरा एक तरफ हाथापाई भी हो रही है तो दर्द का उसे एहसास भी नहीं हो रहा है, और ज़ख्म गहरा भी नहीं है। इसके बाद वो अपने बाइक से वहाँ से निकल के भाग जाता है। फिर दोनों घर जाते हैं, घर जाकर सो जाते हैं। अब सवाल ये है कि चाकू लगा, बाइक से घर तक पहुँचा, खून भी रिस रहा है और उसे पता ही नहीं चला, और उमर के और दोस्त को भी पता नहीं, ये कैसे मुमकिन है? तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि चूंकि उस रात पार्टी थी, देवांशु उसके 3 दोस्त पार्टी कर रहे थे, उन्होंने शराब पी थी, काफ़ी शराब पी थी, और शायद नशे का ये असर था कि देवांशु को अपने जिस्म पर लगे चाकुओं के घाव की भनक तक नहीं लगी, और इसीलिए वो नशे में घर पहुंचा और जाकर सो गया। और इस दौरान में खून ज़ख्म से रिसता रहा, वो सोता रहा और खून बहता रहा, और फिर ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से रात को नींद में ही उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके जिस्म से खून रिस रहा है। दूसरी तरफ उसका जो दोस्त था उसे भी मालूम नहीं था कि उसके जिस्म से खून रिस रहा है, वो ज़ख्मी है, वो भी नशे में था और वो भी सो गया। और इसके बाद जब वो अगली सुबह उठता है तो देखता है पूरे बिस्तर पे खून ही खून है और देवांशु मर चुका है। तो हमला करीब 12:30 से 1:45 के दरमियान हुआ। ये लोग सोए करीब 1:30-2 बजे, सुबह करीब 8 बजे उठे। इस दौरान में खून बहता रहा जब तक खून बह सकता था।
जब जिस्म से खून निकल गया तो देवांशु ने दम तोड़ दिया। तो ये थी कहानी। इसके बाद पुलिस ने जोया को अरेस्ट किया, उसके साथियों को अरेस्ट किया। अब पता करने की कोशिश की ये जोया है कौन। अब यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। पता चला कि जोया जो है वो जोया नहीं है, बल्कि उसका असली नाम अफजल उर्फ इरशाद है। एक ठीक ठाक परिवार में अफजल पैदा हुआ, लेकिन बचपन से ही उसका पूरा हुलिया था वो लड़कों से जैसा कम, लड़कियों जैसा ज़्यादा था। तो उसके अंदर लड़कियों वाले गुण ज़्यादा थे। ऐसे मैंने पहले भी आपको बताया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर जब ये सेक्सुअल इस तरह की चीज़ें होती हैं कि एक लड़के के अंदर लड़कियों के ज़्यादा सारी चीज़ें, तो ऐसे ही लोगों को किन्नर अपनी बिरादरी में शामिल करते हैं। लेकिन यहाँ कहानी दूसरी थी। अफजल जब पैदा हुआ तो उसके अंदर जो सारी चीज़ें थी वो लड़कियों के गुण, उनकी खासियत ज़्यादा थी। तो कुछ वक्त के बाद उसे खुद भी लगने लगा कि मैं लड़का शायद हूँ नहीं, लड़की हूँ। और इसी दौरान में जुर्म के रास्ते पे चलने लगा। लेकिन शुरुआत में उसने ये किया, उसने देखा कि जो किन्नर लोग हैं ये ट्रेनों में, बस में, घरों में जा कर पैसे मांगते हैं और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और किन्नर लोग बड़े अमीर होते हैं। तो उसने कहा कि ऊपर वाले ने मुझे भी कुछ किन्नर जैसी हुनर दिया है, तो क्यों ना मैं भी इसका फ़ायदा उठाऊँ। उसने क्या किया कि फिर किन्नरों की ही तरह ही ट्रेन व्रेन में सफ़र करने लगा और किन्नर बनकर, किन्नर की पोशाक पहनकर पैसे कमाने लगा। इत्तफाक से एक रोज़ एक ट्रेन में वो इसी तरह से किन्नर बनकर पैसे वसूल रहा था जैसे किन्नर लोग मांगते हैं। बट वहाँ असली किन्नर की पूरी टोली आ गई। उसने देखा इसको, अफजल को। उन्होंने उससे पूछताछ की, क्योंकि हर किन्नर को पता चलता है, हर किन्नर का अपना एक इलाका होता है, अपना पूरा एरिया जहाँ पे वो वसूली करते हैं। उस एरिया में दूसरे बिरादरी के किन्नर नहीं आ सकते। ये पूरे देश में अपने रूल है। तो यहाँ पे अफजल फंस गया, वो बता नहीं पाया। उसके बाद किन्नर ने उनकी खूब धुलाई की कि ये बेवकूफ़ बना रहा है, या किन्नर बिरादरी से ताल्लुक़ भी नहीं रखता है। और इसके बाद उसे वहाँ से भगाया मारपीट कर। अब यहाँ से अफजल के दिमाग में आया कि उसे किन्नर ही बनना है, क्योंकि इसमें पैसे बहुत हैं। इसके बाद वो मध्य प्रदेश से दिल्ली आता है। उसे पता चलता है कि फ़रीदाबाद में एक क्लिनिक है जहाँ पर सेक्स चेंज होता है। वो फ़रीदाबाद जाता है, फ़रीदाबाद में अपना सेक्स चेंज कराता है। और अफजल और इरशाद से अब उसकी एक नई पहचान, एक नया नाम वो अलग रख लेता है। और अब वो पूरी तरह से कायदे से एक किन्नर बन चुका। तो पहले उसने अपना सेक्स चेंज कराया, उसके बाद जो उसके अंदर बाकी चीज़ें थी फिर उसने उसको चेंज किया। और अब नया नाम उसने रखा जोया। जोया नाम रखने के बाद, सेक्स चेंज कराने के बाद वो कुछ दिन दिल्ली में रहा, या रही आप जो कहें। और यहीं पे फिर उसकी मुलाकात होती है एक शाहिद से, शाहिद नाइट्रा, जो उसके गैंग में था। शाहिद के साथ दोनों, उसका प्यार हो जाता जोया का। शाहिद और जोया दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इनकी गृहस्थी ठीक चल रही थी। फिर ये एमपी वापस पहुंचते हैं और इंदौर और इस रूट पर ये अपना एक गैंग ऑपरेट करते हैं। और जो लोग रात को जाते थे उनको या तो लूटने के लिए, या फिर ज़बरदस्ती उनके साथ सेक्स करने के लिए, या फिर उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए अपने झांसे में फंसाते थे। जांच के दौरान पता चला कि ऐसी एक बार किन्नर बनकर जोया ने एक ट्रेन में एक शख्स को लूटने की कोशिश की। रात का वक्त था और जब उसने इनकार किया तो चलती ट्रेन से उसने उसको फेंक दिया था बाहर। अब उस केस की भी फाइल दोबारा खोली जा रही है। तो जोया को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग जेल में हैं। अब पुलिस कस्टडी से न्यायिक जेल में, हिरासत में जेल पहुंच गए हैं। अब आगे मुकदमा चलेगा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक चीज़ जो सामने आई वो ये कि कई बार इंसान, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टेक्निकल उस पर जाएँ तो कायदे से कत्ल रात को हुआ, मौत सुबह हुई, क्योंकि खून रिसने ने वक्त लिया और सामने वाले को पता ही नहीं। अगर देवांशु शायद नशे में ना होता और उसे पता चलता है कि उसके जिस्म पे ज़ख्म है, घाव इतने गहरे भी नहीं थे, तो बच सकता था। अगर उस वक्त उसके खून का रिसना बंद कर दिया जाता, कहीं पे भी मरहम पट्टी करके, बैंडेज करके उसके खून के बहाव को रोका जा सकता था। लेकिन एहसास हुआ नहीं और वो सो गया और ब्लड रिसता रहा, और इसीलिए इस ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हो गई। इस कहानी से एक नसीहत और सबक ये भी मिलती है कि रात के टाइम में, हालांकि बहुत सारे लोग, कई बार ऐसा भी होता है, इसमें बड़ी एक अजीब उलझन होती है कि
वाकई कोई मजबूर हो, कोई ज़रूरतमंद हो, लेकिन ऐसे वक्त में अगर लिफ्ट देना अपने आप में बड़ा रिस्की भी होता है। और इसका नुकसान ये भी होता है कि जो सचमुच ज़रूरतमंद लोग हैं, हम उनके साथ भी फिर वही करके गुजर जाते हैं। लेकिन फिर भी ये है कि एहतियात बरतने के लिए ज़रूरी है कि अनजान जगहों पे गाड़ी ना रुकें, अनजान लोगों को लिफ्ट ना दें, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इसलिए कि क्राइम तक फैमिली बहुत ही इमोशनल फैमिली है। बहुत सारे मेल कल गुजरात के उस बच्चे को लेकर मेरे पास आए, शिवांश, 10 महीने का बच्चा, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल भी लिखे। मैं उन तमाम लोगों के बारे में कुछ कहूं उससे पहले एक मेल आया है, और ये मेल काफ़ी लंबा चौड़ा है, और ये मेल है उस सचिन दीक्षित जिसने हिना या मेहंदी का कत्ल किया और जिसने अपने 10 महीने के बच्चे को गौशाला के गेट के पास छोड़कर भाग गया था। ये मेल उसी सचिन दीक्षित के एक रिश्तेदार का है, और ये क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं, यूपी में रहते हैं और लगातार कहानी सुनते हैं। इनकी एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी भी लगी और अटपटी भी लगी। इनका कहना था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस क्राइम तक फैमिली का मैं मेंबर हूँ, जिस क्राइम तक की कहानी डेली सुनता हूँ, उस क्राइम तक में कभी मेरे और मेरे परिवार की कहानी भी सुनाई जाएगी। मुझे भी अफसोस है, मैं कभी नहीं चाहता हूँ इस तरह की कहानियाँ कभी किसी से जुड़े, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से खुल के लिखा मुझे खुशी हुई। हालांकि उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आप मेरा नाम आप न लें तो मैं बिल्कुल नाम नहीं लूँगा, लेकिन इन्होंने जो कुछ लिखा मैं उसका आपको निचोड़ बताता हूँ। और इन्होंने जो लिखा उसने मुझे भी झंझोड़ कर रख दिया, कुछ सवाल मेरे जहन में पैदा किए। वो ये, इनके पूरे मेल का आप यकीन मानिए, देखिए मैंने प्रिंट आउट निकाला था, ये करीब 3 पन्ने का मेल है ये, और इसमें बड़े खुल के इन्होंने लिखा है। इस पूरे मेल का जो लबुलाब है वो ये है कि सचिन दीक्षित ने जो कुछ किया, हिना के साथ जो उसके रिश्ते थे, 10 महीने का बच्चा पैदा हुआ, न सचिन की बीवी को पता था और न सचिन के माँ बाप को। इन्होंने ये भी कहा कि मैंने उनकी पत्नी का नाम शायद गलत लिया था, वो अनुराधा नहीं आराधना शायद है। तो इस मेल में इन्होंने ये लिखा है कि पूरा परिवार खुद शॉक्ड है, दंग है, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सचिन दीक्षित ऐसा कर सकता है। उन्होंने ये भी लिखा कि सचिन एक धार्मिक किस्म का इंसान था, निहायत सीधा, शरीफ, लोगों की मदद करने वाला। अब पता नहीं ऐसे कैसे हालात हुए कि उसने हिना का कत्ल किया। साथ ही ये भी लिखते हैं कि उस हिना पे क्या बीती होगी जब उसका दम निकल रहा होगा, जब उसका गला घोटा जा रहा होगा, तब वो अपने बच्चे के बारे में भी सोच रही होगी। तो इन्होंने अपने इस जो भी रिश्तेदार हैं उसके साथ साथ जो मरी उसके लिए भी पूरी संवेदना और हमदर्दी जताई। फिर उन्होंने भी ये लिखा कि कैसे माँ बाप सदमे में हैं सचिन के। कभी सोचा नहीं था कि उनका बेटा इस तरह की हरकत करेगा, किसी इंसान की जान लेगा, और पत्नी भी उनकी हैरान है और हैरत में है। और यहीं पे एक सवाल आया, हम लोग अक्सर जब क्राइम होता है या कोई कत्ल होता है या कोई रेपिस्ट होता है या कोई भी टेररिस्ट होता है तो हमारा नज़रिया उसको लेके तो बदलता ही है, लेकिन उसके परिवार को भी लेके बदल जाता है। इस मेल को पढ़ने के बाद मैं एक चीज़ एक्सेप्ट करूँगा कि मैंने भी सोचा ये इस बात को कि हम लोग शायद किसी क्रिमिनल की पूरी फैमिली को ही एक तरह से तराजू में रख देते हैं और हम उसकी पूरी फैमिली से ही नफ़रत करने लगते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि क्राइम एक शख्स ने किया है। और ख़ास तौर पर ऐसे मामलों में जिसने क्राइम किया है उसके अपनी फैमिली तक को भनक तक नहीं है कि वो क्या करने जा रहा है और क्या किया उसने। जैसे सचिन के माँ बाप को ज़रा सा भी इल्म नहीं था कि उनका बेटा किसी हिना नाम की लड़की के साथ 3 साल से रह रहा है, एक 10 महीने का बच्चा है, उसने उसका कत्ल कर दिया, बेटे को छोड़ दिया। वो खुद ही इन चीज़ों को लेके मतलब घुट घुट कर जी रहे हैं। पत्नी का भी यही हाल है। तो हमें लगता है कि जो क्राइम करता है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके परिवार को, बाकी लोगों को, उसके इर्द गिर्द जुड़े हुए लोगों को भी निशाना बनाना, वो कहीं से इंसानियत नहीं और गलत है। ये इस मेल के ज़रिए, और एक चीज़ अच्छी लगी मुझे इस मेल में जो उन्होंने लिखा, इसलिए मैं ये मेल आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कल मैंने आखिरी में कहानी के कही थी कि क्या शिवांश को बहुत सारे लोग गोद लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर सचिन की पत्नी या सचिन उसे वापस अपने पास रखे
तो शायद अलग चीज़ होगी। लेकिन इस मेल में लिखा है सचिन के रिश्तेदार ने कि शायद किसी और को गोद लेने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि वो जानते हैं सचिन के माँ बाप को और उन्हें पूरा यकीन है कि सचिन के दादा दादी उसे अपनाएंगे और उसे अपने पास रखेंगे। अगर ऐसा होता है तो सचिन को एक परिवार मिल जाएगा। बस इसलिए मैंने ये मेल आप तक पहुंचाया। ये सचिन के रिश्तेदार का मेल था यूपी से, और क्राइम तक फैमिली मेम्बर है, और मुझे उम्मीद है कि आज वो भी अपने इस मेल को उन्होंने सुना होगा। इसके अलावा अब आते हैं, आज बहुत सारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर का बर्थडे भी है, जिसमें एक ब्रिजेश वर्मा जी हैं, तो हैप्पी बर्थडे ब्रिजेश वर्मा जी। माधव हैं 5 साल की, और हैप्पी बर्थडे माधव। अशोक कुमार जी के बेटे हैं, उन्होंने भेजा था, तो हमेशा खुश रहें माधव, अच्छे रहें। धनजी चौधरी हैं, और ये अहमदाबाद पुलिस में आज इनका जन्मदिन है, तो धनजी चौधरी साहब हैप्पी बर्थडे, हमेशा अच्छे रहें। और अभी अहमदाबाद पुलिस ने इसी केस में बहुत अच्छा काम किया, तो आप लोगों को बधाई। भारत चौधरी जी ने भेजा है, ये इनके भांजे हैं। इसके अलावा दीपेश जोशी हैं, इनकी पत्नी का जन्मदिन है, टेक्सास में रहते हैं, इन्होंने अपनी वाइफ का नाम नहीं भेजा, तो दीपेश जोशी जी आपकी गलती है, लेकिन आपकी धर्मपत्नी जी को पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा बिट्टू हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, और ये आरा के रहने वाले हैं। जेपी सिंह जी ने भेजा है, और जेपी सिंह जी की शिकायत थी कि मेरा बर्थडे आप भूल गए थे, 8 अक्टूबर को था, लेकिन चलिए बिलेटेड हैप्पी बर्थडे जेपी सिंह जी आपको भी, और बिट्टू आपका है तो आज आपको भी। मनोज सिंह जी की बेटी हैं, 2 साल की हुई, इनका भी जन्मदिन है आज, तो मनोज सिंह जी बिटिया को बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा इरशाद कुरैशी हैं भावनगर से, इनका भी जन्मदिन है, तो बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे इरशाद साहब। इसके अलावा अनुराग कुमार हैं जो सहारनपुर से हैं, अकरम रेजा हैं, पार्था और उनकी सिस्टर मर्डर मिस्ट्री कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाता हूँ। ईशान सैनी हैं, इन्होंने एडॉप्टेड चाइल्ड, अच्छा कल की इस शिवांश को लेकर बहुत सारे आप लोगों के मेल आए, जिसमें बहुत सारे लोग गोद लेना चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों के कॉमन क्वेश्चन थे उसमें थे कि कैसे लेते हैं, क्या करते हैं। तो ये कानूनी प्रक्रिया होती है। एक ने तो बल्कि ये भी लिखा कि क्या कोई हिंदू बच्चे को मुस्लिम फैमिली या मुस्लिम बच्चे को हिंदू फैमिली गोद ले सकती है। बिल्कुल ले सकती है, बट इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कागजी कार्रवाई और बाकी सारी चीज़ें, उन चीज़ों पर सामने वाला अगर खरा उतरता है तो फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको गोद दिया जा सकता है, और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो इसके अलावा जितेंद्र अग्रवाल हैं, रोहित जांगिर हैं, ये चेरनोबिल की कहानी सुनना चाहते हैं। सगुन झा हैं, और इनके पापा हेमकांत झा जी। इसके अलावा मोना झा जी, ये सब कहानी सुनते हैं, थैंक यू वेरी मच सगुन जी। यशवंत निर्मल हैं, ये अक्षरधाम अटैक की कहानी सुनना चाहते हैं, जामनगर से हैं। श्वेता अग्रवाल जी हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल है शायद एंशिएंट रेमेडीज़, तो ज़रूर आप लोग देखें, ये एस्ट्रोलॉजर हैं। और श्वेता जी ने सवाल पूछा है कि मैं बोलने में थोड़ा हिचकती हूँ यूट्यूब या बाकी जगह पे, तो आप मुझे गाइड करें। तो श्वेता जी मैं तो खुद ही अभी सीख रहा हूँ, लेकिन चलिए आपको मैं मेल पे ज़रूर जवाब दूंगा। इसके अलावा जेपी सिंह जी हैं, ये एलियन की कोई कहानी सुनना चाहते हैं। सोनू राजपूत हैं, ये हॉरर कहानी सुनना चाहते हैं। विशाल राज हैं बिहार से, और ये कहते हैं कि आप मेल का रिप्लाई नहीं करते हैं। विशाल राज जी, जब भी मौका मिलता है ज़रूर करता हूँ। वसीम खान हैं, और ये इन्होंने यही भी गोद के बारे में सवाल किया था। इसके अलावा आंचल सिंह हैं अहमदाबाद से, बल्कि इलाहाबाद से हैं आंचल सिंह जी। फ्रॉग बॉय साउथ कोरिया की कहानी सुनना चाहती हैं, जल्दी सुनाता हूँ। इसके अलावा आयुष्मान दुबे हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, और इन्होंने एक सवाल भेजा था। आयुष्मान, आपका सवाल समझ में नहीं आया मुझे, आप दोबारा भेजेंगे, अगर समझा कर तो ज़रूर जवाब दूंगा। मोहम्मद आमिर हमज़ा हैं, और इनका कहना था कि कल की कहानी सुनकर बहुत तकलीफ़ हुई उसी बच्चे की। सभी को तकलीफ़ हुई, सभी का अजीब लगा था, क्योंकि वो बच्चा ही इतना मासूम है। लावी संधू जी हैं जर्मनी से, और शहीद उधम सिंह की कहानी सुनना चाहते हैं, मैं जल्दी सुनाता हूँ। इसके अलावा मीनाक्षी बदानी जी हैं, और इनका कहना है कि इनका भी एक 10 महीने का बच्चा है, लेकिन वो फिर भी इसी बच्चे को गोद लेना चाहती है। तो मैंने उसके बारे में बताया कि बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया है, अभी तो यही क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप उसके हिसाब से देखें तो शिवांश की माँ तो रही नहीं, और बाप अभी ज़िंदा है, जेल में है। अब अगर शिवांश के दादा दादी उसे गोद में लेते हैं, या शिवांश का बाप ही उसे अपने पास रखे, या शिवांश की पत्नी अपना ले, तो पहला हक शायद उनका बनता है।
बाकी बहुत सारे गुजरात पुलिस की फैमिली भी गोद लेना चाहती है, आप में से बहुत सारे लोग मेल आया, लेकिन इसके लिए भी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और पहले तस्वीर साफ़ होनी चाहिए। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।